नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राफेल के मामले पर फिर से एक बार घिरी भाजपा और राजनीतिक बवाल मच गया है। जिसके बाद आपको बताएंगे कि सीएजी रिपोर्ट पर कांग्रेस ने किया है बीजेपी पर वार और खुल गई है राफेल डील की पोल। जी हाँ दोस्तों, ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि विधेयकों पर कांग्रेस का हल्ला बोल, मोदी सरकार के खिलाफ शुरू किया जन आंदोलन। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंसती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राफेल डील में कुछ घोटाला हुआ था, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राफेल पर फिर राजनीतिक बवाल, सीएजी रिपोर्ट पर कांग्रेस का वार, खुल गई डील की क्रोनोलॉजी। जी हां दोस्तों, राफेल लड़ाकू विमान को लेकर एक बार फिर देश में राजनीतिक घमासान छिड़ता हुआ दिख रहा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा राफेल पर दी गई रिपोर्ट के बाद विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। रिपोर्ट में दावा है कि समझौते के तहत डसॉल्ट ने अभी तक तकनीक ट्रांसफर को डीआरडीओ तक नहीं पहुंचाया है। यही मुद्दा अब विपक्ष ने लपक लिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को इस मसले पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी डिफेंस डील की क्रोनोलॉजी खुलना जारी है। सीएजी रिपोर्ट ने स्वीकारा है कि राफेल ऑफसेट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पूरा नहीं हुआ है। पहले राफेल का मेक इन इंडिया से मेक इन फ्रांस हुआ और अब डीआरडीपी को टेक ट्रांसफर भी नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी कहेंगे सब चंगासी। सुरजेवाला के अलावा पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए। पी चिदम्बरम ने लिखा कि सीएजी ने पाया कि राफेल विमान के विक्रेताओं ने ऑफसेट अनुबंध के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की पुष्टि नहीं की है। ऑफसेट दायित्वों को 23 सितंबर 2019 को शुरू होना चाहिए था और पहली वार्षिक प्रतिबद्धता 23 सितंबर 2020 तक पूरी होनी चाहिए थी, जो कि कल थी। क्या सरकार बताएगी कि वो दायित्व पूरा हुआ कि नहीं? क्या सीएजी ने जटिल समस्याओं का पिटारा खोलने वाली रिपोर्ट दी है? गौरतलब है कि जब मोदी सरकार ने फ्रांस के साथ राफेल विमानों को लेकर नई डील की थी, तब से ही इस पर राजनीतिक बवाल जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मसले पर अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोपों की झड़ी लगा दी थी और डील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। 2019 का लोकसभा चुनाव भी इसी मसले पर लड़ा गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि विधेयकों पर कांग्रेस का हल्ला बोल, मोदी सरकार के खिलाफ शुरू किया जन आंदोलन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि विधेयकों के खिलाफ कांग्रेस ने अब खुलकर मोर्चा खोल दिया है। मानसून सत्र में पास किए गए कृषि विधेयकों को लेकर कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो आज से इन विधेयकों के खिलाफ अगले 2 महीने तक देश भर में जन आंदोलन छेड़ेगी। गौरतलब है कि 3 में 2 कृषि विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद जब बीते रविवार को राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित किए गए, तो सदन में भारी हंगामा हुआ था। विपक्ष के हंगामे पर सभापति वेंकैया नायडू ने कार्रवाई करते हुए राज्यसभा के 8 सांसदों को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरने का फैसला लिया है। श्रेणीबद्ध तरीके से 2 महीने तक चलेगा आंदोलन। एचटी की खबर के मुताबिक इस बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बताया, किसानों के समर्थन में पार्टी देश भर में श्रेणीबद्ध तरीके से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करेगी। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, जो आगे भी जारी रहेगी। इसके बाद 28 सितंबर को हर राज्य में कांग्रेस नेता राजभवन तक मार्च कर कृषि विधेयकों के खिलाफ राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को कांग्रेस पार्टी किसान मजदूर बचाओ दिवस के तौर पर मनाएगी। इस दौरान कृषि विधेयकों को वापस लेने की मांग करते हुए देश के हर जिले में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि किसानों के हित में कृषि विधेयकों को वापस लिया जाए। वहीं सियासी जानकारों का मानना है कि अपने 2 महीने लंबे जन आंदोलन के जरिए कांग्रेस अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाना चाहती है। आपको बता दें, इससे पहले साल 2015 में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ विपक्ष की 14 पार्टियों को साथ खड़ा करने में भी अहम भूमिका निभाई थी और सरकार को इस मुद्दे पर अपने कदम वापस खींचने पड़े थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तोड़ निकालने के बजाय मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंसती जा रही भाजपा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने ठीक 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तर्ज पर उपचुनाव के लिए भी चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। इस बार भी तोड़ निकालने के बजाय भाजपा सरकार इसमें फंसती नजर आ रही है। भाजपा सरकार की मुश्किल यह है कि वह मनोवैज्ञानिक दबाव में तात्कालिक निर्णय कर बैठती है, वहीं हवा का रुख मोड़ने के लिए उपलब्धियों को सामने रखने में चूक जाती है। किसान कर्ज माफी और ओबीसी को 27% आरक्षण सहित कोरोना
काल की मुश्किलों को लेकर कांग्रेस लगातार उसे घेर रही है। मामला ताजा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने किसान कर्ज माफी पर घेरा तो शिवराज सरकार ने दबाव में आकर कई लोग लुभावन घोषणाएं कर दी। किसान सम्मान निधि में प्रदेश के किसानों को हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे। सहकारी बैंकों को कर्ज माफी की बकाया राशि भी दी जाएगी। 2018 के चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान किसानों के लिए भावांतर भुगतान योजना लाए थे, जो कांग्रेस के कर्ज माफी के वादे के आगे टिक न सकी। किसानों का बड़ा वर्ग प्राकृतिक आपदा में शिवराज सरकार के अधिक से अधिक मुआवजे को भी भूल गया था। दरअसल कमलनाथ के चक्रव्यूह में सरकार किसानों के एक वर्ग को खुश करने में लगी हुई है, जिससे दूसरे वर्ग की नाराजगी का खतरा है। ऐसे में किसान दो खेमों में बटेंगे तो शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी ही। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एयर टिकट की रकम लौटाने के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने कहा कि उसका सरोकार धन लौटाने और लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकटों का पैसा नहीं लौटाने के सवाल तक सीमित है। गैर सरकारी संगठन प्रवासी लीगल सेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि अगर कोई एयर इंडिया और इंडिगो आदि विमान से यात्रा के लिए टिकट बुक कराता है, भारत से बाहर जाता है, तो उसी स्थिति में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का यह हलफनामा लागू होगा। उन्होंने कहा कि महानिदेशालय को उन लोगों को भी धन वापसी के लिए इसमें शामिल करना चाहिए जिन्होंने खाड़ी के देशों जैसे गंतव्यों से भारत लौटने के लिए टिकट बुक कराए थे। इसलिए इस विवाद को हल करने की आवश्यकता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार ने सभी की भलाई को ध्यान में रखते हुए टिकटों का पैसा लौटाने का फैसला लिया है और इसका उचित समाधान निकाल लिया जाएगा। मेहता ने कहा कि यात्रियों और विमान कंपनियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना का खौफ, सऊदी अरब ने भारत से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सऊदी अरब ने भारत से आने जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। भारत के साथ ही ब्राजील और अर्जेंटीना से भी यात्रियों के आने जाने पर पाबंदी लगाई गई है। सऊदी अरब के नागरिक विमानन महाप्राधिकरण द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना से आने जाने वाली उड़ानों को अस्थायी तौर पर निलंबित किया जा रहा है। इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जो सऊदी अरब आने से 14 दिन पहले उपरोक्त किसी भी देश में गए हैं। हालांकि जिन यात्रियों के पास सरकार की तरफ से आधिकारिक न्योता है, उन्हें इस प्रतिबंध से छूट मिलेगी। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार सऊदी अरब में कोरोना के 3,30,798 मामले दर्ज किए गए हैं। सऊदी अरब और UAE में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं। ऐसे में सऊदी अरब का यह फैसला भारतीयों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। गौरतलब है कि UAE सरकार के नियमों के अनुसार भारत से यात्रा करने वालों को यात्रा से 96 घंटे पहले RT-PCR टेस्ट कराना होता है और उन्हें कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट रखना भी जरूरी है। कुछ दिन पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा था कि दुबई नागरिक विमानन प्राधिकरण ने 28 अगस्त और 4 सितंबर को ऐसे यात्रियों को लाने के कारण उनकी उड़ान पर 24 घंटे की रोक लगाई थी, जिसके पास सर्टिफिकेट थे। करते हैं अगली खबर की तरफ। नया कृषि बिल किसानों के साथ धोखा, किसानों के लिए राजद लड़ेगी आर पार की लड़ाई, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, नए कृषि बिल पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को जमकर घेरा है। राजद प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि नए कृषि बिल के जरिए सरकार किसानों को बर्बाद करना चाहती है, वह बाजारी ताकतों के लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार पर सीधा हमला करते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार में किसान पहले से ही दयनीय अवस्था में है। इस कानून के बाद बिहार और देश भर के किसान और बेबस हो जाएंगे। किसान अपने ही जिले में बिचौलिए से नहीं बच पाते हैं तो वे दूसरे जिलों और राज्यों में बिचौलियों से कैसे बचेंगे। पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। किसानों के लिए पार्टी आर पार की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को राजद इस बिल के खिलाफ पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि जिन किसानों ने उनका पेट भरा, आज उन्हीं के पेट पर प्रहार किया जा रहा है। जय जवान और जय किसान का नारा हमेशा से रहा है, यह हमेशा बुलंद रहेगा। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राजद कार्यालय से प्रचार रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तेजस्वी ने कहा कि प्रचार वाहन घूम घूम कर डबल इंजन सरकार की किसान विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करने का काम करेगा। उन्होंने सरकारी खर्च पर चुनाव प्रचार सामग्री का भी मुद्दा उठाया और कहा ऐसा करने वाले अपनी हार पहले ही मान चुके हैं, हालांकि यह अनैतिक कृत्य है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का सीएम नीतीश से सवाल, प्रधानमंत्री ने जो एनडीए पर सवाल उठाया था उस रिपोर्ट का क्या हुआ। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कृषि बिल के बहाने केंद्र और राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एनडीए के डबल इंजन की सरकार किसान, मजदूर और नौजवान विरोधी है। केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि विधेयक लाए उसका देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं। इससे नाराज केंद्र सरकार की सहयोगी मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आगे कहा
कहा कि इस विधेयक से बिहार के किसान भी हताश हो गए हैं। आने वाले समय में बिहार के किसान उनसे चुन चुन कर बदला लेंगे। तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे कहते हैं कि कुछ बिहारी मजे लेने के लिए बाहर जाते हैं। यह कहकर सुशील मोदी ने किसानों, मजदूरों और गरीबों का अपमान किया है। आने वाले समय में बिहार की जनता उन्हें भी सबक सिखाएगी। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर के बहाने भी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने 2015 में बाल और नाखून क्यों कटवाए थे। उन्होंने नीतीश कुमार से पूछा कि प्रधानमंत्री ने डीएनए पर सवाल उठाया था, उस रिपोर्ट का क्या हुआ। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि नीतीश जी प्रधानमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीतीश जी हार गए हैं, हताश हो गए हैं, ऐसे में अब उनका सहारा ले रहे हैं। उनकी हालत नाजुक हो गई है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस लेने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि एक व्यक्ति कहां क्या करता है उस पर बोलना समय बर्बाद करने जैसा है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने किसान बिल के विरोध में 25 सितंबर को सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की बात कही है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी राजद किसानों, गरीबों व मजदूरों की ही पार्टी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू और एलजेपी की लड़ाई सामने आई, एक दूसरे को अकेले चुनाव लड़ने की दी चुनौती। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए के घटक दल जेडीयू और लोजपा के बीच शुरू हुई खटास अब और खुलकर सामने आने लगी है। इसी क्रम में बुधवार को दोनों दल के नेताओं ने एक दूसरे की पार्टी को विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने की चुनौती दे डाली। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि लोजपा मन में गलफत में नहीं रहे, अगर उसे कोई गलतफहमी है तो वह अकेले चुनाव लड़के देख ले, समझ में आ जाएगा। उन्होंने लोजपा के इस बयान पर नाराजगी जताई कि जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार वर्ष 1985 में ही विधानसभा का चुनाव लड़के जीत चुके हैं। उस समय चिराग पासवान 2-3 साल के बच्चे थे। नीतीश कुमार पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले चिराग पासवान को अपनी हकीकत को भी देख लेनी चाहिए। वहीं लोजपा के प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने सुनील कुमार पिंटू पर गहरा ऐतराज जताते हुए कहा कि जेडीयू वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव याद कर ले। जेडीयू को हिम्मत है तो वह विधानसभा का चुनाव अकेले लड़के देख ले, जनता जेडीयू को सबक सिखा देगी। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से सुनील कुमार पिंटू सांसद बने थे, यह उन्हें नहीं भूलना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के सरकारी स्कूल से मिली शराब की बड़ी खेप, हेडमास्टर समेत 3 गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्वी चंपारण के एक सरकारी स्कूल से शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। पुलिस ने इस मामले से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेतरिया थाना क्षेत्र के काशी पकड़ी मध्य विद्यालय में मंगलवार रात छापेमारी कर पुलिस ने वहां छिपाकर रखी गई 169 कार्टन विदेशी शराब जब्त की। विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिवशंकर प्रसाद, शिक्षिका पति काशी पकड़ी गांव निवासी राजेंद्र रजक को गिरफ्तार किया गया। पकड़ी दयाल डीएसपी सुनील कुमार सिंह का कहना है कि शराब के धंधा में गिरफ्तार शिक्षकों की संलिप्तता पाई गई है। मोतीपुर के 2 शराब माफियाओं के नाम भी सामने आए हैं। कुछ लोकल धंधेबाज हैं। शिक्षकों की निशानदेही पर अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। विद्यालय की चाबी प्रधान अध्यापक के पास थी। एचएम को उसके गांव घेगवा से बुलाकर ताला खुलवाने पर स्कूल के कमरे से शराब बरामद की गई। पूछताछ के दौरान शिक्षक ने कई लोगों का नाम बताया है। गिरफ्तार एचएम शिवशंकर प्रसाद व राजेंद्र रजक को न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि विद्यालय के कमरा को शराब छिपाने के लिए उपयोग किया जा रहा था। कई माह से यह धंधा चल रहा था। रात में बाइक सवार विद्यालय के पास रुक कमरे से शराब की बोतल लेकर निकल जाते। 4 डिलीवरी बॉय इस धंधे में शामिल हैं। गांव के लोगों को संदेह हुआ तो पुलिस को सूचना दी थी। इधर डीईओ अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले में प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मारते रहे बस पलटी, नीतीश की हर बात कच्ची, लालू के बाद अब नीतीश पर पोस्टर वार। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच पोस्टर वार शुरू हो गया है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि ये पोस्टर बेनाम है, यानी इन पोस्टर पर किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ है। केवल राजनीतिक हस्ती और उससे संबंधित पार्टी पर निशाना साधते हुए ये पोस्टर लगाए गए हैं। बुधवार को पटना के सड़कों पर एक बार फिर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहाँ की सड़कों पर एक पोस्टर दिखा जिसमें लिखा था नीतीश कुमार के डीएनए में ही गड़बड़ी है। इसके अलावा पोस्टर पर यह भी लिखा है मारते रहे बस पलटी, नीतीश की हर बात कच्ची। करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल के विरोध में 25 सितंबर को होने वाले पंजाब बंद के लिए 31 किसान संगठन एकजुट हुए। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए नए कृषि विधेयकों के विरोध में 25 सितंबर को पंजाब बंद का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पंजाब के किसान संगठनों के साथ देश भर से 31 से ज्यादा किसान संगठन साथ आने को तैयार हुए हैं।
25 सितंबर के पंजाब बंद की शुरुआत अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से की जाएगी। इसके साथ ही किसान मजदूर संघर्ष समिति ने 24 से 26 सितंबर के बीच रेल रोको आंदोलन का आह्वान भी करेगी। किसानों के साथ सड़कों पर उतरकर विरोध करने वाले क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने बताया कि इस बंद को समर्थन देने वालों में मुख्य तौर पर भारतीय किसान यूनियन, क्रांतिकारी कीर्ति किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा, भाकियू दोआबा, भाकियू लाखोवाल और भाकियू कादियां आदि संगठन शामिल हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भी कहा गया है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और अब पीछे हटने वाला नहीं है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि किसान इन बिलों के विरोध में 25 तारीख को पूरे देश से सड़कों पर उतरेगा और जब तक कोई समझौता नहीं होगा तब तक पूरे देश का किसान सड़कों पर रहेगा। दरअसल किसान चाहते हैं कि सरकार एमएसपी तय करते वक्त उत्पादक की लागत, मांग आपूर्ति, इनपुट आउटपुट मूल्य में समानता, दाम में बदलाव जैसी शर्तों और नियमों को बना रहने दें, लेकिन सरकार इसे बदल रही है। भले ही वो इस बात को ना माने, लेकिन किसान सरकार के इस बिल से बेहद नाराज है और अनुमान है कि ये मामला और आगे जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की कर्ज माफी पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। राहुल बोले, मोदी सरकार ने किए सिर्फ झूठे वादे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश विधानसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार द्वारा 51 जिलों में किसानों का कर्ज माफ किए जाने की बात सामने आने के बाद बुधवार को कहा कि कांग्रेस ने जो कहा वह किया, लेकिन भाजपा ने सिर्फ झूठे वादे किए। उन्होंने एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया, कांग्रेस जो कहा सो किया, भाजपा सिर्फ झूठे वादे। राहुल गांधी ने जो खबर शेयर की उसके मुताबिक मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने 51 जिलों में 26.95 लाख किसानों का 11,600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण माफ किया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि उनके नेतृत्व वाली प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों की फसल ऋण माफी पर पहले दिन से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया झूठ बोलते रहे हैं। कमलनाथ ने अपने एक बयान में कहा था, इस झूठ की राजनीति का पर्दाफाश स्वयं शिवराज सरकार ने कल सोमवार को विधानसभा में कर दिया है और स्वीकार किया कि प्रदेश में प्रथम और द्वितीय चरण में कांग्रेस की सरकार ने 51 जिलों में 26.95 लाख किसानों का 11,600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण माफ किया है। उन्होंने कहा था, प्रदेश की जनता से सफेद झूठ बोलने और गुमराह करने की घृणित राजनीति के लिए चौहान और सिंधिया को तत्काल प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खड़गपुर, बंगाल में भाजपा को झटका, 4 नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ तृणमूल कांग्रेस में शामिल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से भाजपा के 4 नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बुधवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, जिससे इस औद्योगिक क्षेत्र में तृणमूल को बल मिला है। पार्टी मुख्यालय में राज्य की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य की उपस्थिति में भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह, अजय चटर्जी, राजदीप गुहा और सजल रॉय तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। भट्टाचार्य ने कहा कि सिंह भाजपा की ट्रेड यूनियन इकाई भारतीय मजदूर संघ के कदावर नेता रहे हैं। वहीं खड़गपुर शहर के कई वार्डों में गुहा को व्यापक जन समर्थन हासिल है। उन्होंने कहा कि रॉय ग्रामीण क्षेत्रों के लोकप्रिय नेता हैं और चटर्जी लंबे समय तक भाजपा के साथ रहे हैं। भट्टाचार्य ने पीटीआई भाषा से कहा, यह भाजपा और उसके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के लिए पश्चिम मेदिनीपुर जिले और खड़गपुर में बड़ा झटका है। यह दिखाता है कि विधानसभा क्षेत्र के लोग भाजपा के साथ नहीं है। पिछले साल के उपचुनाव से यह स्पष्ट हो गया था। तृणमूल कांग्रेस ने पिछले साल हुए उपचुनाव में खड़गपुर सदर की सीट पर पहली बार जीत हासिल की थी। भाजपा के 4 नेताओं के तृणमूल में शामिल होने पर दिलीप घोष ने कहा, कुछ लालची लोगों का भाजपा में रहकर भी तृणमूल से संपर्क था, वह चले गए, उनका नकाब उतर गया, इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुदर्शन टीवी मामला, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, शो यूपीएससी जिहाद में प्रोग्राम कोड का उल्लंघन, नोटिस जारी। जी हां दोस्तों, सुदर्शन टीवी मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। केंद्र ने सुदर्शन टीवी को उसके शो बिंदास बोल में यूपीएससी जिहाद के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र ने सुदर्शन न्यूज टीवी को आज 4 पेज का नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि टीवी को प्रोग्राम कोड के उल्लंघन के बारे में 28 सितंबर को शाम 5 बजे से पहले एक लिखित सबमिशन देने की आवश्यकता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है तो एक पक्षीय निर्णय लिया जाएगा। केंद्र के अनुसार पहली नजर में चैनल का शो प्रोग्राम कोड के अनुसार नहीं है। तुषार मेहता ने कहा कि 28 सितंबर तक सुनवाई स्थगित होनी चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर मामले की सुनवाई नहीं होती तो अब तक यह शो पूरी तरह से प्रसारित हो चुका होता। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि मुझे लगता है कि अदालत का हस्तक्षेप
अंतिम उपाय होना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 5 अक्टूबर तक टाल दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बाकी शो के प्रसारण पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह सुदर्शन न्यूज को दिए गए नोटिस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। इसके बाद इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। 5 अक्टूबर को 2 बजे अगली सुनवाई होगी। इससे पहले सोमवार को सुदर्शन न्यूज के शो बिंदास बोल से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या कानून के अनुसार सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। जस्टिस KM जोसेफ ने कहा था कि आज कोई ऐसा कार्यक्रम है जो आपत्तिजनक नहीं है। कानून के अनुसार सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। रोजाना लोगों की आलोचना होती है, निंदा होती है और लोगों की छवि खराब की जाती है। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, क्या केंद्र सरकार ने 4 एपिसोड के प्रसारण की अनुमति देने के बाद कार्यक्रम पर नजर रखी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।